to about chapter 9. Chapter name Financial Management, class 12, subject Business Study. In last video हमने पढ़ा था about the meaning of financial management, about the financial management and role of the financial management. अब हम पढ़ेंगे इसमें objectives of financial management. तो हमारा heading point है वो क्या है? Objective of financial management. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो इसमें क्या कह रहा है? द प्राइमरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट objective most important objective of financial management is to maximize wealth of equity shareholders. Which means maximizing the market price of or equity shares. अब देखो यहाँ पर हमारा हेडिंग पॉइंट क्या आ रहा था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या कह रहा है? द प्राइमरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स. जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देना, उनके को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देना या उनके बारे में सोचना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है. कि हम कोई भी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो जो फाइनेंशियली हम इस तरह से मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. आगे कह रहा है विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, जिसके बेसिस पर क्या होगा? इक्विटी शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़ जाएंगे या मैक्सिमाइज हो जाएंगे. तो कहने का मीन्स क्या है कि हम जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट्स देने के लिए हम इस प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है. अब देखो इसमें नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आता है हमारा, ये तो हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आ रहा है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस. जो नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आएगा वो क्या बनकर आ रहा है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद में फाइनेंशियल डिसीजंस.
फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, आगे इसी में कह रहा है फाइनेंशियल डिसीजंस डिसीजन refers to the decision concerning concerning financial matters of a business firm। देखो उसमें जो उनके फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, तो इसमें आगे कह रहा है देयर आर वेरियस फाइनेंशियल decisions that the firms make to maximize shareholders wealth। Financial decision making is concerned with three broad decisions which are as under। देखो इसमें हमारे तीन ब्रॉड डिसीजंस हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट वन है हमारा, इसको अगर हम ऐसे ले लें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेकंड वन है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस।
थर्ड वन है हमारा डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ये हमारे 3 डिसीजंस हैं। तो इसमें कह रहा है अब हम बात करते हैं पहले सबसे फर्स्ट वन की। तो अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा था, हमारा जो हेडिंग पॉइंट था इसमें फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन में कह रहा था फाइनेंशियल डिसीजंस रेफर्स टू द डिसीजन कंसर्निंग द फाइनेंस मैटर्स टू द मैटर्स ऑफ ए बिजनेस फर्म्स, कि एक बिजनेस फर्म के फाइनेंशियल मैटर्स को कंसर्न करना ही हमारा फाइनेंशियल डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है देयर आर वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन दैट आर द फर्म्स मेक टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है, फर्म क्या करती है, बहुत सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है। फर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे डिसीजंस टेकन किए जाते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के उसको वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए गुड डिसीजंस कॉल किए जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कंसर्न विद द 3 ब्रॉड डिसीजंस विच आर एज अंडर। जो फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो उसमें से कुछ मेन हमारे जो 3 हैं वो ब्रॉड डिसीजंस वो है, ये है हमारा फर्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन और थर्ड वन है हमारा डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। तो ये हमारे 3 बेसिक डिसीजंस हैं जिनके बेसिस पर करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट वन जो हमारा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन एज अ हेडिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या कह रहा है, ये फॉर्म्स रिसोर्स आर स्केयर in comparison to the requirement so that the firm should invest them in a manner which generate highest possible return for their investors. Investment decisions is decision
is concerned with investment of firms fund in different assets। ठीक, तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, इसमें कह रहा है फर्म रिसोर्स आर स्कैर्स इन द कंपैरिजन टू द रिक्वायरमेंट्स। जो भी फर्म के वो है हमारे रिसोर्सेस हैं वो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फैल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो द फर्म्स शुड इन्वेस्ट देम इन मैनर विच जनरेट्स द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए फर्म क्या करती है कि कुछ इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करती है या इस तरह से वो डिसीजंस लेती है जिससे कि वो अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इज कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म्स फंड इन डिफरेंट एसेट्स। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो हमारे वो अलग अलग उसमें अलग अलग एसेट्स को में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, जिससे कि उनका जो रिटर्न आए वो एक अच्छा रिटर्न आए। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो फर्म है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो क्या करता है, इस तरह के डिसीजंस लेता है कि वो जो भी फर्म का फंड है वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है कि उसको अच्छे रिटर्न्स आए, उसके बेसिस पर वो अदर्स को अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। ठीक है, आगे इसी में कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैन बी कैटेगराइज। अब देखो इसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वन है हमारा, वो पहला क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और इसको कॉल कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस मीन्स या और लॉन्ग टर्म डिसीजंस। इसमें कह रहा है द डिसीजंस रिलेटेड टू द डिसीजन टेकन इन टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। सच डिसीजंस इन्वॉल्व द कमिटमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल्स, decisions to invest in the plant and machineries. Such capital budgeting decisions are very circular because इसमें the effect of the earning capacity of the firms over the long term long runs। ठीक है, these decisions normally involve whose outflow of the funds। I कह रहा है these decisions are irreversible aspects at the whose cost। कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो हमारे इस तरह के डिसीजंस हम टेकन करते हैं कि जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फंड को हम एसेट्स में अलग अलग डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जो इसका इन्वेस्टमेंट का जो लेंगे डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, दे इफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द ओवर द लॉन्ग रन्स। जब लंबे टाइम के लिए हमारी वो क्या करते हैं, वो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व्स यूज आउटफ्लो ऑफ द फंड्स। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जा रहे हैं तो एक बड़ी मात्रा में पैसा हमारा आउटफ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे जो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं हमारे वो किस में होते हैं, फिक्स एसेट्स वगैरह में हमारे इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में डिसीजंस आर द बड़ी मात्रा में हमारे फंड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फंड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो हमारा लॉन्ग टर्म में हमारा जाएगा, इसमें कि कैपिटल वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन।
वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब देखो जो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जैसा अभी हमने बताया था कि हम फिक्स कैपिटल में, जो सपोज दैट हमारे पास में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए का हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, कि कितना हम उसके लिए फिक्स एसेट्स के लिए यूटिलाइज करें और कितना हम अपना वर्किंग कैपिटल में यूटिलाइज करें। तो फिक्स एसेट्स में हमारा जो होता है वो हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जो हमारे फर्म को की अर्निंग कैपेसिटी को वो बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन है उसमें क्या कह रहा है, दी डिसीजंस रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स लाइक कैश, इन्वेंट्रीज, डेब्टर्स एक्सेट्रा। जो हमारा वर्किंग कैपिटल डिसीजन होता है वो हमारा कितना कि हम कैश अवेलेबल रखें, कितना हम क्या नाम है लोगों को इन्वेंट्री बना करके रखें गुड्स की, ठीक है, कितने के हम डेब्टर्स उधार पर लोगों को हम गुड्स दें, ठीक है। या जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, हम डे टू डे एक्सपेंसेस को किस तरह से वो करें जो हमारे हमारे लिए प्रॉफिट बढ़ा दें, ठीक है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर दें। तो इसमें कह रहा है दीज डिसीजंस अफेक्ट्स द हमारे डे टू डे वर्किंग्स, लिक्विडिटीज एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इस तरह के जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमारे डे टू डे वर्किंग को वो करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है, और हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। Efficient cash management, inventory management and the receivable management are essential ingredients of the sound working capitals। मतलब जो हमारी तरह से जो हमारी एक साउंड वर्किंग कैपिटल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में इफिशिएंट कैश का होना जरूरी है, इन्वेंट्री का हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होना जरूरी है, ठीक है, और रिसीवेबल मैनेजमेंट का होना जरूरी है, जो कि हमारे बिजनेस की एक इफेक्टिव साउंडनेस को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे जो बेसिक डिसीजंस हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, कहने का सिंपल सा मीन्स क्या है कि हम जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जाते हैं तो हमारे अपने बिजनेस में किस तरह से फंड का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितनी भी हमारे पास में फंड अवेलेबल है, ठीक है, उस फंड का हम कैसे यूटिलाइजेशन करें इन बिजनेस, कैसे हम बिजनेस में पैसा लगाएं जिससे कि हमारी जो फॉर्म की हमारी जो हम सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, हमारी फिक्स कैपिटल हो जाएगी और दूसरी हमारी हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हमारी एसेट्स वगैरह खरीदी जाएंगी और दूसरे वर्किंग कैपिटल में हमारा गुड्स वगैरह का परचेजिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में हम अपने फंड को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो हमें डिसाइड करना होता है कि किस तरह से जो टोटल अमाउंट है उसको हम दोनों उसमें डिवाइडेशन कर लें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा, तो सेकंड टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजंस, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग डिसीजंस में क्या है, सेकंड हेडिंग पॉइंट हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसमें क्या कहना चाह रहा है, फाइनेंसिंग डिसीजंस deals with determination of source of finance comma amount to be raised from each source and the cost of each
सोर्स ऑफ फाइनेंस। आगे इसी में कह रहा है, अब पहले इसमें कहना क्या चाह रहा है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। हेडिंग पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या कह रहा है इसमें, फाइनेंशियल डिसीजंस डील्स विद द, तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम द ईच सोर्स एंड द कॉस्ट ऑफ द ईच सोर्स ऑफ द फाइनेंस, कि हमारे जो सोर्स कौन कौन से सोर्स हैं, कैसे कैसे सोर्स हैं हमारे फंड को रेज करने के, तो उनके बारे में हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि हम जो भी फंड रेज कर रहे हैं तो उस फंड को रेज करने के लिए हमारे क्या डिसीजंस होने चाहिए, कैसे हम फंड को रेज करें, ठीक है, और उस फंड को रेज करने में हमारी क्या कॉस्ट निकल कर आएगी। मान लो हम किस फंड उसमें डिसीजन में जा रहे हैं, हमें फंड की रिक्वायरमेंट है और फंड की जो हम रिक्वायरमेंट है उस फंड की रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफिल करेंगे, तो यह कहलाएगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि जो भी हमें फंड इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगा तो उस फंड को हम कैसे अरेंज करेंगे, उधार लेकर के करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे या शेयर्स का पैसा लगवाएंगे, किस तरह से हम फाइनेंसिंग डिसीजन में जाते हैं, ठीक है। तो यह है हमारा, उस पर डिपेंड करता है। और ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा कि जिस डिसीजन में भी हम जा रहे हैं तो उसकी जो वो है क्या नाम है, कॉस्ट है, वो कॉस्ट एग्जैक्टली क्या निकल कर आएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा हेडिंग पॉइंट आ रहा है द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंस आर, जो हमारा फाइनेंस के मेन सोर्स क्या है। सबसे पहला हमारा जो सोर्स है वो क्या है, शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड्स, ठीक है। पहला हमारा डिसीजन क्या है, शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड। अब देखो, जब कोई भी बिजनेस स्टेबलाइज किया जाता है या जब हमारा वो है तो उस टाइम में हम किस तरह के फंड में इन्वॉल्व करेंगे, तो इसमें कह रहा है दे कंसेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स में। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे ऑनर उसमें फंड में, तो सबसे पहले हमारा जो शेयर होल्डर्स फंड और ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड और ऑनर्स फंड में उसमें क्या कह रहा है, सिंपल सा वो कहना चाह रहा है कि दे कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। जब हमारा सबसे पहला जो सोर्स ऑफ फंड है वो हमारा इक्विटी शेयर और शेयर होल्डर्स फंड और ऑनर्स फंड है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में और ऑनर्स फंड, अब शेयर होल्डर्स फंड में कहाँ पे आ गया, शेयर होल्डर्स फंड में हमें क्या करना है, कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी, ठीक है, और तब हम फंड रेज करेगी, ठीक है। और इसमें ऑनर्स फंड में क्या आ जाएगा, ऑनर्स फंड में आ जाएगा उसने इन द बिगनिंग तो पैसा लगाना था, वो लगा ही दिया है, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहा गया था, ठीक है। अब उसके बाद भी उसको फंड की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो वो दो तरीके से सोर्सेज में जा रहा है, इसमें शेयर होल्डर्स फंड में जा रहा है और ऑनर्स फंड में जा रहा है। अब शेयर होल्डर्स फंड में यहाँ पर कौन सा आएगा, कंपनी अपने कंपनी के शेयर्स इशू करेगी और पब्लिक से पैसा लगवाएगी और अपने कंपनी के शेयर्स उनको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। और ऑनर्स फंड में यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑनर्स फंड में हमारा एक और आ जाता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, हमारा कंपनी का पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट पड़ा होता है एज अ, उसको हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो हमारा रिटेन अर्निंग है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस में। जिस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को हमें किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है, किसी को रिटर्न नहीं करना है और कोई भी हमारी कॉस्ट इंक्रीजेस नहीं होगी। बट जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इन फ्यूचर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमें इन फ्यूचर उसको डिविडेंड पे करना है शेयर होल्डर्स को, तो जब शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पे करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाएगी या हमारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसमें कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकंड हेडिंग पॉइंट, इसका सब हेडिंग है फंड क्या है, बोरोड फंड हमारा वो फंड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लोन टेकन कर रहे हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से हम डेप्ट ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे को हमें
पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट, और उसका प्रिंसिपल्स भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा। बट जबकि हमें इक्विटी शेयर्स में क्या था, इक्विटी शेयर्स में जब तक कंपनी रन करेगी, जब तक कंपनी का वाइंड अप नहीं होगा, तब तक हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं लौटाना है। और ऑनर्स फंड में हम जब रिटेन अर्निंग में जा रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग का जो पैसा होता है वो कंपनी का प्रॉफिट का पैसा होता है, तो उससे हमें रिटर्न ही नहीं करना है। जब हमारे पास साउंडनेस कंपनी की साउंड फाइनेंस होगा तब हम उसको रिटर्न करेंगे। बट यहाँ पर बोरोड फंड के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने डेप्ट लिया है उस पैसे को हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट और एज अ प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के हैं। तो कंपनी किस वे में जाकर के डिसीजंस लेती है।